तवील तजर्बे की रोशनी में मैं कहूँगा कि सिर्फ सीधा रास्ता ही मज़े का रास्ता है। वैसे बज़ाहिर लगता है कि अगर हम कोई शॉर्टकट तलाश कर लें या कोई क्विक फिक्स तलाश कर लें या किसी जुगाड़ को हम अपने लिए कारआमद बना लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। बहुत जल्द हम परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। जब हमें शिकायत होती है किसी बंदे से तो उसी से बात करनी चाहिए, इधर उधर चारों तरफ बात को नहीं फैलाना चाहिए या चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राइट पर्सन के साथ बात करना, राइट टॉपिक पे बात करना, राइट वक्त पे बात करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक वक्त आता है जब आप जिद्दोजहद करते करते आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपका नफ्स अम्मारा आपके काबू आ जाता है। हमारा सबसे बड़ा शिकवा ये है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे बेहतरीन लोगों को कशिश दे के अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें उस असल मसले की निशानदेही करनी होगी जो हमें बेचैन करता है, जो हमें तकलीफ़ देता है। हमें अपनी ज़ाती और इज्तिमाई तरबियत पे कुछ गौर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। यू आस्क्ड फॉर इट है प्रोग्राम और रमज़ान में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर सदाकत अली, CEO विलिंग वेज, और हमारे तमाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज का मौजू आप सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं, इसमें शिरकत कर सकते हैं। घर हो सर, ख़ानदान हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, जिनके साथ मुशावरत करते हैं, जिनके साथ मिल के हम ज़िंदगी गुजारते हैं, कई दफ़ा ऐन मुमकिन है कि उनके साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए। सब बातें तो मिलती जुलती नहीं होती, और जब डिसएग्रीमेंट होता है तो कई लोग जो हैं उनको डिसएग्रीमेंट को रिज़ॉल्व करना, उसको सही करना आता नहीं है और दिल में कदूरत पाल लेते हैं, दिल में फासले हो जाते हैं। कई दफ़ा हम बात ऐसी कह देते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट पे जो नहीं कहना होता वो भी कह देते हैं, जिसकी वजह से बात बनने की बजाय बिगड़ने लगती है। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आज आप इस बारे में बातचीत करें कि ये जो फिनोमेना है जिसमें हम कई दफ़ा रिश्ते बनाने की बजाय रिश्ते तोड़ने लग जाते हैं और बजाय कुर्बत के फासले आ जाते हैं, इस फिनोमेना पे मुख्तलिफ हम जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, घर में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ख़ानदान में, मुआशरे में, इस पे ज़रा रोशनी डालें। इजाज़ भाई, जब हमें कोई काम करना नहीं आता तो उसमें एक बड़ा मसला पैदा होता है कि फिर गुस्सा आता है। बेबसी के बाद गुस्सा आता है, और जो घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में या मुआशरे में जो एक दूसरे से इख्तलाफ हो जाता है, तो इसको कैसे फिर ब्रिज करते हैं, इस गैप को कैसे रिकंसाइल करते हैं, ये एक बहुत सीखने वाला काम है। और अज़ल से इंसान को इसमें दुश्वारियाँ रही हैं, और माजी बईद में इख्तलाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती से ठीक किया जाता था। जिसे कहते हैं ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये आज की दुनिया में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। आज की दुनिया में ये समझा जाता है कि आप लॉजिक से कायल करें, आप दूसरे को समझाएं। और जब हमें एक दूसरे से शिकायत पैदा होती है तो हमें बातचीत करने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहली बात यह है कि जब हमें शिकायत होती है तो हमारे पास कोई सलूशन भी होना चाहिए। जब हम किसी से जाके कहते हैं कि मुझे आपसे ये शिकायत है, तो हमारे जहन में पहले से मौजूद होना चाहिए कि आपका सलूशन क्या है या कौन सी चीज़ है जो आपको मुतमईन करेगी। क्योंकि ऐन मुमकिन है किसी स्टेज पे जिससे आपको शिकायत है वो आपको पूछे कि अच्छा फिर अब मैं क्या करूं, और आपको गुस्से में ये सूझे ही ना, और आपके मुझे नहीं पता क्या करो, लेकिन आखिर तुम ये करते ही क्यों हो। सो जब हमें कहीं किसी जगह कोई शिकायत पैदा होती है तो शिकायत करना मज़ाकरात नहीं होता, शिकायत का अजाला करना ये मज़ाकरात का काम है। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो शिकायत कर रहे हैं तो उसका अजाला कैसे होगा। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ़ साथी आते हैं और उनको अपने कॉलीग्स से गिले शिकवे होते हैं, और उनके चेहरे पे भी मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी मलाल होता है, गुस्सा होता है, और वो आके अपनी भड़ास निकालते हैं। और जब मैं उनकी बात सुन के पूछता हूँ कि अच्छा अब आप बताइए कि आप क्या चाहेंगे
कि क्या हो जाए तो आप मुतमईन हो जाएंगे, या क्या होगा तो आप खुश हो जाएंगे, या आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। यानी एज़ इफ़ ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनका मतलूबा हल भी सोचूं, हालांकि अपनी तमन्ना बताना उनका काम है। या जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने एक टेबल बुक की थी और वो आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि अभी आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आप फ़लाँ जगह बैठ जाएं, और एक फैमिली आपके साथ है अपनी, और बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, आप 6-7 लोग वहाँ गए हुए हैं, आपकी मतलूबा टेबल मौजूद नहीं है और आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए इंतज़ार करते हुए। तो ज़ाहिर है आपको गुस्सा लगेगा इस बात का, अच्छा नहीं लगेगा कि आपने पहले रिज़र्वेशन कराई थी और ऐन वक्त पे आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो आपको जो गुस्सा होता है तो आप वो किस पे निकालेंगे? मसलन आप वो गुस्सा करीब से गुजरने वाले वेटर पे निकाल सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा नॉट मच नहीं। अच्छा, आप वेटर को कहते हैं मैनेजर को बुलाओ, यस, और आप मैनेजर को बुला के कहते हैं ये कोई आपका निज़ाम है, ये कोई आपका दस्तूर है, ये कोई आपका फलाना है। वो कहते हैं बस 2 मिनट, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये अगर आपकी शिकायत है तो इसका हल क्या है? क्या करना चाहिए उनको जो फैमिली को कहा गया था कि आपकी टेबल बुक है और बाद में इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, तो वो क्या करें? फैमिली क्या करे सर? फैमिली मेरा ख्याल है मोबाइल फ़ोन खोल ले तो उसमें बैठ के देखने लग जाए, अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में गुम हो जाए। अच्छा, ये तो लूज़ डील होगी ना। आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, आप इंजॉय करने गए थे, अब आपको कोफ्त हो रही है, आप एक दूसरे से भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अपने अपने मोबाइल आपने रख लिए हैं सामने, और उन पे आपने सोशल मीडिया पे या कहीं ताक झांक शुरू कर दिया है। तो पहली बात तो यह है कि जब फैमिलीज़ इकट्ठी कहीं जाती हैं तो वो फिर एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं करते। नहीं, मोबाइल उनके पास ही होने चाहिए, लेकिन हमें तरजीहात का पता होता है ना कि जब हम फैमिली के तौर पर जाते हैं हफ्ते में एक आध दफ़ा कहीं बाहर, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि फिर आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में गुम रहें और एक दूसरे को इग्नोर करें। लेकिन अगर आपके साथ कहीं कोई ज़्यादती हो जाती है, अन्याय हो जाता है, तो आपको हमेशा कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि आप भी खुश हो जाएं और दूसरे के साथ आपकी रंजिश भी ना हो। मसलन ऐसे मौके पे आप मैनेजर को या किसी मजाज अथॉरिटी को बुला के कह सकते हैं कि आपको टेबल बुक करने के बावजूद इंतज़ार कराया जा रहा है, जिस पे ज़ाहिर है वो थोड़ा नदामत का इजहार करेगा। तो आप लगे नहीं, नादम होने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करें कि हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दें, या जूसेस, आप फ्रेश जूसेस सर्व कर दें, या आप हमें कोई स्टार्टर जो है फ्री में सर्व कर दें। तो हम बखुशी 15-20 मिनट वो जो स्टार्टर है या जूस है या कोई ड्रिंक्स हैं वो हम उनको एंजॉय करेंगे और आपको बॉदर नहीं करेंगे। वेलकम ड्रिंक्स, वेलकम ड्रिंक्स। तो अमूमन ऐसे मौके पे जब कोई कोताही कर चुका होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया कोताही कर चुकी है, तो जो भी उनका नुमाइंदा होगा, नदामत कुछ तो होगी उसको, और नदामत में अकल काम नहीं करती, लिहाजा वो फौरी तौर पर आपके जो फरमाइशी प्रोग्राम है उस पर अमल करने पर आमादा हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएंगे मुफ्त के ड्रिंक्स लेके या स्टार्टर लेके। तो जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपसे कोई सर्विस ब्रेकडाउन होता है तो शिकायत करके आप दूसरे को कोफ देने की बजाय आप कोई फरमाइशी प्रोग्राम करके तो अपने आप को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें। और घरों में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि खामद ने कहा था मैं शाम 7 बजे आऊँगा, और उसके बाद वो 8 बजे आ जाता है खामद मुँह उठा के, तो फिर आप बजाय मुंह बनाने के, गुस्सा करने के, तो कोई आप पेनल्टी डाल देते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे कोफ्त हुई है तो इस कोफ्त को मैं यानी फ़लाँ तरीके से मैं मुतमिन हो सकती हूँ, या मैं फ़लाँ काम करूँ, आप मेरे साथ ये तावन करें तो फिर मैं इसे बराबर समझूँगी। तो महज़ खाली बातों से अगर कोई आपको मुतमिन करता है तो आप समझें कि आइंदा भी आपको शिकायत के मौके पैदा होते रहेंगे। लेकिन जब कहीं कोई कोताही होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो इंसान इस्लाह की तरफ चलता है। ये विन विन डील होगी। सर, इसमें फिर सेफ फील करवाना अगले को, आपकी बात से ये एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि जब आप किसी को बता रहे हैं तो आप उसको सेफ भी फील करवाएं। यानी मकसद उनको कोई डिग्रेड करना नहीं है, मकसद उनको कोई
कॉर्नर करना नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स बताना है। कॉर्नर तो वो हो जाता है ना, जो कोताही करता है तो कॉर्नर तो वो हो जाता है। तो अब आपने उसको कॉर्नर से निकालना है। और जब आप कोई छोटा मोटा फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं बिज़नेस में या घर के हालात में या मुआशरे में, कहीं किसी से कोई कोताही होती है और आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि वो आसानी से पूरी कर सकता है, यानी उसके बारे में भी तो होनी चाहिए। लेकिन चूँकि शर्मिंदगी की वजह से उसका जहन को बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता, वो सवाए माजरत करने के और कुछ कर नहीं सकता, बल्कि माजरत की बजाय भी लोग बहाना करना चाहते हैं। यानी माजरत करना थोड़ा मुश्किल और बहाना करना थोड़ा आसान है। तो इस हवाले से जब आप किसी को कोई वे आउट देते हैं, कोई सोल्यूशन देते हैं जो उसके ऊपर कोई बहुत भारी नहीं पड़ता, तो इससे खुशउस्लूबी से मसला हल हो जाता है, आपकी शिकायत भी दूर हो जाती है, किसी हद तक उसकी जो ऑड फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस पहलू से देखा जाए तो ये कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर बताना चाहिए जब भी कहीं आपके फैमिली मेम्बर से या कॉलीग से या सोसाइटी में किसी से कोई कोताही होती है, तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करने लगते हैं, कुछ तमन्ना का इजहार करते हैं ताकि दूसरा ना सिर्फ माजरत करे बल्कि माजरत के अलावा वो आपको तलाफ़ी करके भी दे और कुछ इजाफी भी दे, जिससे आपके दरमियान ताल्लुकात और भी बेहतर हो जाए। नदीम नूर साहब, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? सर, आपकी और डॉक्टर साहब की बात सुन के मेरे जहन में आ रहा था कि ये दरमियाने और छोटे दर्जे के जो रोज़मर्रा मामलात हैं, चपकलिशें हैं, लड़ाइयाँ हैं छोटी मोटी, उनके लिए तो ये करना आसान है। जैसे फ़ौरी तौर पर ये किया जा सकता है कि गुस्से पर भी काबू पा लिया जाए और बात करते हुए सलूशन भी दे दिया जाए, जो चूँकि डायरेक्शन में होगा सही तो दूसरा शख्स भी मान जाएगा जिसके हाथों गलती हो गई। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में बड़ी लड़ाइयाँ या बड़ी नौयत के मसाइल भी आ जाते हैं, जैसे एडिक्शन में है कि खामद एडिक्शन में मुब्तला है और घर में उसके ससुराली भी आए हुए हैं, तो उसने अपनी बीवी के घर वालों के सामने अपनी बेगम साहबा को गाली दे डाली है, या उसी तरह उसी अंदाज में चीखो पुकार की जैसे आम दिनों में वो किया करते हैं। तो ऐसे मौके पर सर बात करने वाला भी अभी चार्ज्ड अप है, जिसके साथ धौंस धांधली हुई है वो भी भरा बैठा है। तो मेरे जहन में ये था कि क्या इस प्रोसेस को मल्टी स्टेज प्रोसेस के तौर पर भी किया जा सकता है कि शुरू में जज्बात की गर्द को ज़रा समेट लिया जाए, उसे ज़रा काम डाउन होने का मौका दिया जाए, दोनों लोगों से जो आपस में लड़े और भरे बैठे हैं उनको भी थोड़ी सी बात कर दी जाए जितनी वो आज जिसका बोझ उठा सकते हैं, और कल और परसों पर दोबारा बात उठा रखी जाए। तो जब बड़ी नौयत का कोई मसला हो जाता है तो उसमें इस प्रोसेस को कैसे करना चाहिए? अच्छा, जो पहले हम बात कर रहे थे वो ऐसे हालात थे जिसमें एक पार्टी नादिम है और एक पार्टी शिकायत कुनिंदा है, तो यहाँ ज़रा मामलात आसान होते हैं। लेकिन जहाँ एक पार्टी को शिकायत होती है और दूसरी पार्टी ढिठाई से तुर्की ब तुर्की जवाब देती है या ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती दूसरी पार्टी, और आपको लगता है कि आगे से कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कि अक्ल के ख़िलाफ़ है या मंतक के ख़िलाफ़ है या बेतुकी बातें कही जा रही हैं, या अगर आप किसी से शिकायत करते हैं तो वो उल्टा आपसे कोई आपकी कोताही सामने लेके आ जाता है या आपके बड़े भाई की कोई कोताही सामने लेके आता है। जो लोग करते हैं कि मियाँ बीवी भी अक्सर यूँ करते हैं कि वो एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के ख़ानदान तक पहुँच जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि गुस्से में आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर एक दूसरे के बुज़ुर्गों पे कुछ ऐसे ताने तोड़ने लगते हैं जिससे कि बुज़ुर्गों की बेइज्जती का मैच पड़ जाता है। और जब हमारे साथ दूसरे लोगों के साथ कोई बातचीत होती है और उलझन पैदा होती है तो हमें उसको फोकस करना चाहिए असल इशू की तरफ। यानी हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो वही बात होनी चाहिए जो वजह तनाज़े है, यानी हमारा टॉपिक इधर उधर बेवर्ड नहीं होना चाहिए। और जब हमें शिकायत होती है किसी बंदे से तो उसी से बात करनी चाहिए, इधर उधर चारों तरफ बात को नहीं फैलाना चाहिए या चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राइट पर्सन के साथ बात करना, राइट टॉपिक पे बात करना, राइट वक्त पे बात करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर हम उस बंदे से बात नहीं करते जिससे हमें शिकायत होती है,
और हम कुर्बो जवार में दीगर लोगों के साथ लॉबिंग शुरू कर देते हैं, जो अपने अपने अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को और उस बंदे तक बात पहुंचाते हैं जिससे हमें शिकायत है, और वो बात पहुंचाते पहुंचाते उसमें कुछ ऐसे गिमिक्स करते हैं जिससे कि मामला बहुत उलझ जाता है। तो हम मुतलका शख्स से जब बात करते हैं और सही मौके पे जब बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर उस वक्त कोई जोश अभी थमा है कि नहीं। जब किसी को मंतक की कोई परवाह नहीं होती और कोई गुस्से में या जज्बात में बिफरा होता है तो फिर हमारी मंतक को वो हवा में उड़ा देता है। सो हमें ऐसे मौके पे एग्ज़िट भी ले लेना चाहिए कि अच्छा चलें, अभी आपका मूड नहीं है बात करने का या बात किसी सही जानिब नहीं जा रही है, तो हम कल 2 बजे बात कर सकते हैं या हम फिर किसी मौके पे बात कर लेंगे जैसा भी मौका माहौल के लिहाज से मुनासिब हो। जैसे आपने बताया कि बीवी के मैके वाले आए हुए हैं और खामद चूँकि एडिक्शन में मुब्तला है और उसे आदत सी पड़ गई है बीवी के साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती का रवैया अख्तियार करने की, क्योंकि अगर वो बीवी के साथ बदतमीज़ी का रवैया अख्तियार नहीं करता तो बीवी फिर उसके पीने पिलाने की राह में रुकावट पैदा करती है। क्योंकि जब लोग नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो या नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ हो, तो वो मनमानी करना चाहते हैं। उनके अंदर का जो हैवान है वो मनमानी करना चाहता है और दूसरे लोग मनमानी की राह में रुकावट होते हैं। तो इस वजह से एडिक्ट की मजबूरी होती है कि वो भला मानस हो नहीं सकता, क्योंकि भला मानस होते ही उसका एडिक्शन का जो गोरख धंधा है वो रुक जाने का इम्कान पैदा हो जाता है। तो ये जो हैवान होता है हमारा, एडिक्शन उसका खेल है। हमारे अंदर जो इंसान होता है उसका एडिक्शन से कोई लेना देना नहीं, उसका सिर्फ एहतसाब होता है। लेकिन जो हमारे अंदर हैवान होता है, ये तमाम किस्म की एडिक्शन उसका मन बहता खाजा है। यानी उसे जैसे हर वक्त खाना पीना चाहिए हमारे अंदर के हैवान को, उसको शहवानी जज्बात की ज़रूरत है, वो कायदे कानून का कोई पाबंदी नहीं करना चाहता। तो तमाम एडिक्शन में जो हद से ज़्यादा रवैये होते हैं उनको हम बहुत आम देखते हैं, और हद से ज़्यादा रवैये हैवान के इस बुनियाद पर होते हैं कि हमारे अंदर हैवान है कौन सा, क्योंकि हमारे अंदर हैवान में थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है। यानी हमारे अंदर किसी के अंदर हैवान के तौर पर कोई दरिंदा हो सकता है या हैवान के तौर पर कोई मवेशी हो सकता है, कोई बकरी, कोई घोड़ा, कोई गाय, कोई भैंस हो सकती है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मद्दे मुकाबल हैं या दूसरे लोग जिनसे हमारा वास्ता है, तो जिनके साथ हम मुसलसल ज़िंदगी गुजारते हैं घर पे या काम की जगह पे या सोसाइटी में कहीं हमारा जो इंटरेक्शन होता है, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके अंदर का हैवान कौन सा है। और जो ही हम उसे अपने प्राइवेट जहन के अंदर ये देख लेते हैं कि वो हैवान गधा है या वो हैवान घोड़ा है या वो चिंपैंजी है या वो बंदर है, तो हमें एग्जैक्टली किसी न किसी जानवर से उसकी मुमासलत रखते हुए दूसरे फरीक को समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि जब इसका हैवान बिखरा होगा तो ये म्याऊं म्याऊं करेगा या मैं करेगा या ये धाड़ेगा या भौंकेगा। तो अगर हमें अपने दिल में पता हो कि दूसरा क्या क्या कर सकता है, तो ये एक बड़ी आसानी हो जाती है उससे डील करने में, क्योंकि हमें प्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है कि दूसरा क्या कहेगा। अगर हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमें पहले ही पता है कि वो क्या चाहते हैं या वो क्या कहेंगे, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर पेश गोई कर सकते हैं कि इनको कौन सी चीज़ तंग कर रही है या ये कैसे मुतमईन होंगे। तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो घरेलू ताल्लुकात में या कामकाज की जगह पे आपके लिए बहुत कारआमद होगी, और ये बहुत बड़ी सिफत है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक है। अल्लाह ताला ने जो अपनी ख़ास सिफ़ात हैं जिनमें प्रेडिक्टेबिलिटी एक है कि अल्लाह जानता है कि आगे क्या होगा और इंसान नहीं जानता कि आगे क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने अपनी इन ख़ास सिफ़ात में से जो एक तबरक के तौर पर थोड़ी थोड़ी सिफत इंसानों को दी होती है। यानी तमाम इंसानों में कुछ ना कुछ रमक जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात की पाई जाती हैं, जो अल्लाह ताला ने आप अपने फ़ज़ल से इंसानों को बख्श रखी है।
अब ये जो बहुत कलील मिकदार में अल्लाह की सिफ़ात इंसान में होती है, तो इंसान चाहे तो इनकी परवरिश कर सकता है, इनकी नशो नुमा कर सकता है, इनको बढ़ा सकता है, और इंसान ऐसा कर भी रहा है। देखिए, पहले इंसान बिल्कुल ये नहीं जानता था कि कब बारिश होगी और कब ये जो है दुनिया में मौसमी हालात तब्दील होंगे। तो लोग अंदाज़े फिर भी लगा लेते थे, फिर भी लोगों को पता था कि पाकिस्तान में जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं, एक राउंड अबाउट मॉनसून का सीजन, और मई जून में गर्मी बहुत होती है और आंधियाँ भी आती हैं। हबस हो तो लोग कहते थे कि अब थोड़ी देर के बाद बस आंधी आने ही वाली है। लेकिन फिर ये जो पेश गोई है ये बहुत बेहतर शक्ल इख्तियार कर गई, और अब एग्जैक्टली महकमा मौसमियात मौजूद है जो आपको अगले 2-4 दिन की या अगले 1 हफ़्ते की पेश गोई करके देता है कि किस दिन कब कितनी बारिश होने का इम्कान है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई मतवक्को तब्दीलियाँ कर लेते हैं। और ये कितना ज़बरदस्त हो जाए कि अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, कोई भी मामला है उसमें हम पहले से बता सकें कि क्या हालात जो है टर्न ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा इसको वसी करके बताइए। अच्छा, ये खाली पेशगोई के मामले में ही नहीं है, इंसानों के अंदर अल्लाह की ये भी एक सिफत थोड़ी सी मौजूद है कि इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, कुछ ना कुछ इख्तियार है उसका, वो कुछ चीज़ों पे कंट्रोल रखता है। जो हतमी कंट्रोल है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात का है, लेकिन इंसान भी अपनी बसात के मुताबिक कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उनका कंट्रोल बेहतर हो सकता है अगर उसे वो स्ट्रक्चर करें, अगर वो इस पे काम करें, अगर इसको वो नॉरिश करें, नशो नुमा करें। तो इस तरह और बहुत से जितनी भी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जैसे कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, इसीलिए दुनिया चलती रहती है, क्योंकि अल्लाह, कई लोगों ने तो अपना तकिया कलाम में अल्लाह माफ़ करे तो फिर आगे गाइड शुरू कर अच्छा, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत है कि अल्लाह माफ़ करता है, क्योंकि उसने देखें हज़ारों साल से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और अल्लाह माफ़ ना करता तो ये निज़ाम रुक जाता। तो जब अल्लाह माफ़ करता है तो उसकी एक ये सिफत इंसान में भी होती है कि इंसान भी किसी को माफ़ कर सकता है, पर उतना नहीं जितनी तेज़ी से मेरा रब माफ़ करता है, उतनी तेज़ी से मुझे कोई और शख्स कभी माफ़ नहीं करता। ये मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अल्लाह ताला की सिफत है माफ़ करने की, तो ये इंसानों की भी है, और इंसानों में चाहे इंसान तो अपनी सिफत को बढ़ा भी सकते हैं, यानी माफ़ करने वाले बन सकते हैं, वो पल पल माफ़ करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहा जाता है कि अपने जो मातहत हैं उनकी 70 गलतियाँ आप कम से कम रोज़ की माफ़ करें। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर मातहतों की 70 गलतियाँ माफ़ करने के लिए कहा गया है, तो हमारे जो अहले खाना हैं उनकी कितनी गलतियाँ हमें माफ़ करने के। लकीली बीवी की कोई गलती नहीं होती तो माफ़ नहीं करनी पड़ती, शौहरों की बहुत गलतियाँ बीवियाँ माफ़ करती हैं। ये आपने दुरुस्त कहा, ये पहलू ज़रा बहुत संजीदगी से हम सब के सोचने के लिए है। तो ये बड़ी अच्छी भी लगी आपकी बात जी सर, क्योंकि ये आपका तजर्बा भी लगता है, तो मैं तो आपको पता दिल की लगी है जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल इस हवाले से, आप थोड़ी देर पहले आप ये प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए अगले बंदे के हैवान को कि वो किस तरह का है। इसमें हम अपने ये दिल ही दिल में करना चाहिए कहना नहीं उन्होंने। तो इसमें हम जो, क्योंकि हम भी तो यही मैकेनिज़्म रखते हैं ना, हम भी एक इंसान और हैवान रखते हैं, तो हम अपने आप को कंटेजियस होने से कैसे, हो सकता है कि उनका असेसमेंट करते करते हमारा हैवान भी प्रोडिक्ट करने लग जाए और डिफेंसिव हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, दूसरे को तो बहुत बाद में हम पहचानेंगे। जब तक हम अपने गिरेबान में झांकने की सलाहियत नहीं रखते, जब तक हम अपने रवैयों को देखने की सलाहियत नहीं रखते, जो कि एक बहुत बड़ी सलाहियत है, जिसे मेटकॉग्निशन कहते हैं, कि हम लम्हा ब लम्हा अपने ऊपर नज़र रख सकें और बहुत कारआमद नज़र रख सकें। तो जब हम अपने हैवान पर नज़र डालना शुरू करते हैं, जो यकीनन हम सब के अंदर होता है, तो हम उस हैवान के बदलते हुए रूप को भी देख सकते हैं कि 25 साल पहले इस किस्म का हैवान था, तो 20 साल पहले ऐसा हैवान था, और 15 साल पहले ऐसा हैवान था। और अगर
आपका जो हैवान है वो डोसाइल होता जा रहा है और आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं पैदा करता, तो आपको इसका अंदाज़ा होने लगता है। जैसे हमारे मज़हब में भी है कि हमारे अंदर एक नफ्स अम्मारा होता है जो हमें उकसाता रहता है पुट्ठे सीधे काम करने पर, लेकिन एक नफ्स लवामा भी होता है जिसे साइकोलॉजी ज़मीर कहती है, और वो हमें एहसास दिलाता रहता है, हमारा जो नफ्स लवामा है वो हमारे नफ्स अम्मारा पर काबू पाने के लिए कोशिशें करता रहता है, उसे लगामें खींचने की कोशिश करता रहता है। और इससे जब रियाजत कुछ आगे बढ़ती है तो एक साले इंसान जन्म लेता है। साले इंसान से मेरी मुराद जैसे नदीम नूर है, तो ये साले इंसान जो है ये इसके अंदर तमन्ना पैदा होती है, बिदकता है कुछ अंदर से, कुछ उसे ख्याल आता है कि कोई पुट्ठा सीधा काम करे तो फिर वो अपने आप पे काबू पा लेता है। तो ये नफ्स लवामा है जो रियाजत करता है, जिद्दोजहद करता है। और एक वक्त आता है जब आप जिद्दोजहद करते करते आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपका नफ्स अम्मारा आपके काबू आ जाता है। आप हर राउंड में उसे कुछ पंच लगाते हैं, और फिर जैसे बॉक्सिंग रिंग में होता है 12वें 13वें या 14वें राउंड में नॉकआउट हो के आपका मद्दे मुकाबल गिर जाता है और आपसे फिर तकाजे नहीं करता उल्टे सीधे, और चूँ भी नहीं करता। तो ये एक स्टेज आती है फिर जिसे हम अपने मज़हब की ज़बान में नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, कि अंदर से मुतमइन आप हो जाते हैं और आपका नफ्स अम्मारा जो है वो आपके सामने जुर्रत ही नहीं करता कि कोई गलत तजवीज़ रखे, और आप एक बड़ी मज़े की और आसान ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, जैसे पुरसकून बहता हुआ दरिया जिसे पता होता है कि उसने कहाँ जाना है और उसे पता होता है कि उसने कहीं और नहीं जाना। सर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसी को कहेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखिए साइकोलॉजी कैसे मर्ज करती है हमारे रिलीजन के साथ, और आज से 1400 साल पहले इतनी गहरी बातें जो हमें बताई गई, आज साइकोलॉजी पिछले 200-250 साल से उसको लॉजिक के तहत, मंतक के तहत, रिसर्च के तहत आपको वाजे करके बता रही है। एक्चुअलाइजेशन का लफ्ज़ सामने आता है कि हर इंसान ज़िंदगी में एक्चुअलाइजेशन की तरफ सफ़र कर रहा होता है, और आप देखते हैं कि लोग 15-18 साल की उम्र में कुछ और तरह बिहेव करते हैं, फिर 30-35 साल की उम्र में और 50-55 की और फिर जो उम्र बढ़ती है तो उनके अंदर एक ठहराव आता है, एक तहम्मुल आता है, पर सब में नहीं आता। लेकिन जो लोग जिद्दोजहद करते हैं, जो लोग रियाजत करते हैं या मेहनत करते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं तो उनके अंदर ज़रूर ठहराव आता है। और ये जितनी भी एडिक्शंस होती हैं, ये हमारे अंदर का वो जो पीछे छुपा हुआ जानवर है, क्योंकि हमारे माथे के ऐन पीछे हम बसते हैं, जिससे दुनिया तबादला ख्याल करती है या एहतसाब करती है या दुनिया मुतारफ़ होती है, लेकिन ऐन इसके माथे की हड्डी के 3 इंच पीछे और 3 इंच नीचे छुप के पीछे एक हैवान होता है जो कई शक्लें बदलता है, घात लगा के बैठा होता है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं झपट पड़ूं। और अगर हम उसे काबू करना चाहते हैं तो हमें अपनी नशो नुमा करनी पड़ेगी, अपने तहत शऊर की, जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसमें हमारे तमाम एजुकेशन जाके समा जाती है, जिसमें हमारी तमाम स्किल्स जाके अपना घर बना लेती हैं और बवक्त ज़रूरत वो स्किल्स हमारे काम आती हैं। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि आप टाइपिंग करते हैं, ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप सीख सकते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान हर मौके पे सही कदम आप कैसे उठा सकते हैं बग़ैर किसी जद्दोजहद के। अगर आपके साथ कोई उलझना चाहता है तो आप सुलझाव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और अगर आपके साथ कोई तावन नहीं करता तो आप तावन हासिल करने के लिए ऐसे सवाल करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उसके दिमाग में रोशनी होती है और वो अपनी गलती को पहचानने लगता है। और आप जब तबादला ख्याल करते हैं तो आप जो है पुल तामीर करते हैं, जहाँ कोई आपका प्यारा बढ़ते हुए आपकी तरफ आ सकता है, आप उसे दूर नहीं करते, आप उसे परे नहीं फेंकते। तो जो भी दुनिया में दूसरे लोग हैं जो हमसे किसी भी रिश्ते में हैं, उन रिश्तों को सही मानों में धार लेना हमारे लिए कामयाबी की राह हमवार करता है। सर मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ, एक घरेलू सतह पर और एक मुल्कगीर सतह पे।
पहले सवाल घरेलू सतह पे, क्योंकि एक इकाई है, यूनिट है मुआशरे की। सवाल ये है कि जो रिश्ते बहुत ही करीब होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, कई दफ़ा तकलीफ़ भी उनसे ही सबसे ज़्यादा पहुंचती है और हम चाहते हैं कि उनसे रिश्ते और करीब हों, मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि उनसे कई दफ़ा बहुत पशेमानी और परेशानी और नदामत और दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसमें एक गलत फहमी है, जिसे गलतुल आम हम कह सकते हैं। अज़ल से एक गलत फहमी है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो नेक होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं मुआशरे में उनमें बुराइयां होती हैं। एक्चुअली हमारे जो रिश्तेदार होते हैं बाकी शहर के लोगों के लिए वो भी आम लोग होते हैं। तो आप यूँ समझें कि जो गलतियाँ मुआशरे में लोगों में हम वाज़े तौर पर देखते हैं, तो अपने रिश्तेदारों में या अहले खाना में हम उन गलतियों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी अजम्पशन ये है कि हमारे रिश्तेदार ना सिर्फ नेक होते हैं वो, बल्कि हमारे लिए भी वो बहुत नेक इरादे रखते हैं। लेकिन बसा औक़ात फिर ज़िंदगी में हमें ये तजर्बा होता है कि जिन पे हम तकिया करते थे वही पत्ते हवा देने लगते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, चुगली करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कांटे बो देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारे रिश्तेदार या बाकी मुआशरे के लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, उनमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं। और अगर हम अपने किसी रिश्ते को मेहनत करके अच्छा बना लेते हैं तो इस पे हम तकिया कर सकते हैं। महज जो कुदरती रिश्ता होता है हमारा अपने घर में दूसरे लोगों के साथ या अपने ख़ानदान में या ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों के साथ, वो रिश्ता हमारे लिए काफ़ी ज़मानत फ़राहम नहीं करता। ज़मानत फ़राहम करती है हमारी अपनी कोशिश कि हम रिश्तों को कैसे इस्तवार करते हैं, हम रिश्तों को कैसे संवारते हैं और हम दूसरों के साथ कैसे तालमेल पैदा करते हैं। उसके बाद जब हम ऐसा कर गुज़रे तो हम इस पे तकिया कर सकते हैं कि लोग हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे, बल्कि मुश्किलात में हमारे काम आएंगे। आप ही से मैं डिस्कस भी कर रहा था कि कई दफ़ा बात जो है जान लेने और देने तक पहुंच जाती है, जैसे कि बाप बेटा, शौहर बीवी, फॉर दैट मैटर बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स, मामू भांजा। तो ये क्या फिनोमिना है? देखिए, पहले तो ख़बरें इतनी आती नहीं थी। अब आप अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे डेली ऐसी ख़बरें आ रही होती हैं कि फैमिली मेम्बर्स के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं और मर्डर्स भी होते हैं। और साइंस में तो ये बातें बहुत पहले से दरियाफ़्त हो चुकी हैं कि दुनिया में अजनबियों के हाथों हमें उतना ख़तरा नहीं होता जितना कि जान पहचान वाले लोगों के हाथों ख़तरा होता है। और इससे भी ज़्यादा जिनसे हमारे करीबी रिश्ते होते हैं तो उससे ख़तरा होता है। हत्ता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मर्डर होते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होते हैं या फैमिली मेम्बर्स के दरमियान होते हैं। ये तो स्लीपिंग विद द एनिमी हो गया। अल्लाह ना करे। डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे इस्तवार किया है। यानी महज इस चीज़ पे हम तकिया नहीं कर सकते कि फ़लाँ आदमी का स्टेटस ये है तो उससे कोई ख़तरा नहीं, या फ़लाँ आदमी का हमारे साथ रिश्ता ये है तो उससे कोई ख़तरा नहीं। ये मेरिट पर होता है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को उलझाव से बचा के रखा है और दूसरों के लिए हम कांटे नहीं बीजते और दूसरों से हम खुल के बात करते रहते हैं तवक्कुआत पर, तो फिर गिला शिकवा ज़्यादा पैदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा फिर भी किसी दूसरे इंसान से नहीं होता, अपने आप से होता है। दुनिया में जितने मर्डर होते हैं उससे 2 गुना लोग खुदकुशी करते हैं। तो इससे आप कितने आसानी से ये सोच सकते हैं कि हमें उस दुश्मन को पहचान लेना चाहिए जो ख़ास तौर पर हमारे अंदर मौजूद है या हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मैं किसी पैरानोया की तरफ नहीं धकेलना चाहता लोगों को, मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे कि फलाह का पहलू निकले। यानी हमें दूसरों के लिए सरासर खैर होने की कोशिश करनी चाहिए और कभी किसी को अदना जान के उसे तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई अदना नहीं होता। इंसान एक लेवल पे तो सब एक जैसे होते हैं, फिर सिफ़ात की बुनियाद पर लोगों में फ़र्क होता है। किसी में एक सिफत ज़्यादा होती है तो किसी में दूसरी ज़्यादा होती है। तो हमें एक बुनियादी जो रिस्पेक्ट है वो दूसरों की करते रहना चाहिए, जैसे टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। यानी लोगों के और हमारे दरमियान जो फ़र्क है उसका एहतराम करना चाहिए।
लोग बिल्कुल हमारी डिटो कॉपी नहीं हो सकते, वरना हम उन्हें देख देख के बहुत बोर हो जाएंगे। सो लोगों में ये जो फ़र्क होता है, ये जो वैरायटी होती है, तो आप फूल देखिए, फूल सारे फूल होते हैं, चाहे उनकी खुशबू में फ़र्क होता है, उनकी शक्ल सूरत में, उनके रंग में फ़र्क होता है। तो फूलों के साथ फिर कांटे भी होते हैं, और कांटे इसलिए होते हैं कि वो फूलों की हिफाजत कर सकें। सो हमें भी हर चीज़ में से एक ऐसा फलाह का पहलू तलाश करना चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ कोई ज़्यादती ना कर बैठें, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं, ये कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो जो भी हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं फिर हमें सामना करना पड़ सकता है। सो बेहतर ये है कि हम सभी इंसानों के लिए खैर का जज्बा रखें और अपने अंदर के हैवान को काबू में रखें जो दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर का इंसान दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता। हमारे अंदर जो भला मानस है वो किसी को तंग नहीं करना चाहता, लेकिन जो बनमानस हमने पाल रखा है, जो हमेशा से हमारे साथ है, जिसकी वजह से दुनिया में रौनक भी लगी हुई है, क्योंकि अगर सारे इंसानों में कोई भी भला मानस के अलावा ना होता तो मैं समझता हूँ फिर दुनिया जन्नत का नमूना हो जाती, तो फिर हम जन्नत के ख्वाब कैसे देखते। सो ये दुनिया है जहाँ अनफेयरनेस का हमें सामना होगा दूसरे इंसानों की तरफ से, या मौसमी हालात की तरफ से, या कुदरती आफात की तरफ से, और हमारे लिए कोई गारंटी नहीं, हमें को पूछ के इस दुनिया में नहीं भेजा गया था। ये जो हम शिकवा करने लगते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, या किस्मत का रोना रोते हैं, तो एक्चुअली इंसान को दुनिया में जब भेजा गया था तो कोई शराइत तय करके नहीं भेजा। सो देयर आर नो गारंटीज़। और फिर यह है कि हमें लगता है कि आज जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है हमेशा ऐसे ही गुजरती रहेगी, लेकिन एक दिन सुबह हम उठते हैं और हम गेंद लेके गोल करने के लिए तरफ चलते हैं, और गोल के नज़दीक पहुंच के हमें पता चलता है कि गोल पोस्ट तो अपनी जगह बदल चुका है और हमें अपना रुख बदलने की ज़रूरत होती है। मौसम बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मसाइल नए नए सामने आते रहते हैं, तो हमारे पास सवाए इसके कि इस कुदरत के कारखाने में सिंक्रोनाइज चलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जी सामना आप या शुमाइला? जी मैं बात ये कह रही थी कि लोग एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा फिर अपनों से लगाते हैं, और वो कहते हैं कि अपनों से नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। तो उसमें भी क्या कोई रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क रखने की ज़रूरत है अपनों से? देखिए, एक्सपेक्टेशंस जो चीज़ है ये खुफिया नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखी है तो आप उससे पूछ लें। इससे ज़्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता कि वक्त आने से पहले आप पूछ लें कि अगर कभी ऐसा वक्त आया और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तो क्या आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे। तो अगर कोई शख्स कहता है कि हाँ मैं पूरी करूँगा, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो अपने वादे को इफ़ा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मुआहदे होते हैं लोगों के दरमियान, लोग उनके ऊपर भी पूरा नहीं उतरते। आप देखिए कि मियाँ बीवी के दरमियान भी एक मुआहदा होता है, बाकी रिश्तों में कोई मुआहदा नहीं होता। एक बाप को एक बेटा मिलता है तो कोई मुआहदा नहीं होता कि बेटा ताबेदार होगा, वो हमेशा बात मानेगा। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान मुआहदा होता है कि जो निकाह के दिन वो एक दूसरे से करते हैं, और उस मुआहदे में एक दूसरे की खैर खाई करना और एक दूसरे के अधूरेपन को मुकम्मल करना और एक दूसरे के साथ मिल के नस्ल इंसानी को आगे चलाना, एक दूसरे के साथ रोमानवी फ़ज़ा को बरकरार रखना, ये सारे वादे होते हैं। सर वो वादा जो करते हैं अंग्रेज़ लोग तो करते हैं, वो तो कहते हैं जब तक मौत हमें जुदा ना तो वही तो सर वो कोशिश फिर एक दूसरे से शुरू हो जाती है कि जल्दी जो है ये वाक़या हो ही जाए। अच्छा, ये जो मुआहदे होते हैं तो आप देखिए ज़्यादातर मुआहदे ही अदालतों में पहुंचते हैं। जो मुआहदे नहीं होते वो तो बाहरी लोग खज्जल ख्वार होते रहते हैं, लेकिन जो लोग मुआहदे करते हैं तो वो बाद में बाज़ औक़ात अदालतों में उन चीज़ों पे लड़ते हुए नज़र आते हैं जो उन्होंने पहले से तय कर रखी थी। क्योंकि जो चीज़ आज विन विन लगती है वो कुछ दिन गुजरने के बाद हो सकता है वो विन लूज़ हो जाए। तो आपको एक कैलिब्रेशन का प्रोसेस भी दूसरे इंसानों के साथ रखना चाहिए। जैसे मियाँ बीवी आज रिश्ता अज़दवाज में वो बंधे हैं और गुज़रते हुए वक्त के साथ उन्हें एक दूसरे से शिकवे शिकायत है, तो वो सालाना एक मीटिंग करके तजदीद मुआहदा कर सकते हैं, जिसमें नई सूरत हाल को डिस्कस करते हुए एक दूसरे से तकाज़ा कर सकते हैं और वो विन विन डील फिर एक दफ़ा नए सिरे से बना सकते हैं। अगर वो विन विन नहीं रही
तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआहदे में अपना हिस्सा डालते हुए उसे विन विन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर मेरा सवाल ये शिकायतों से रिलेटेड है कि यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिमिटेड से एक्सपीरियंस में हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लोगों के लिए फॉरगिव और लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है शिकायतों से, और इतनी पेन में वो अपनी लाइफ गुजारना चूज़ कर लेते हैं, बट वो लेट गो नहीं कर पाते। कहते हैं वो 10 साल पहले जो उसने किया था उसको तो मैं कभी माफ़ ही नहीं कर सकता। तो ये जो माफ़ करने की बात हम कर रहे थे, लेट गो करने की बात कर रहे थे, इसमें हमें कैसे कोई आसानी अगर आपकी तरफ से हमें मिले कि ये बहुत मुश्किल। देखिए जो माफ़ करना है जिसे आप फॉरगिव करना कह रहे हैं, और जो लेट गो करना है वो दरगुजर करना है, नज़रअंदाज करना है। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह की सिफात है। अल्लाह बेनियाज है और उसको कुछ नहीं चाहिए, और अल्लाह ताला जो है चूँकि वो मालिक है कायनात का और वो किसी कानून का पाबंद भी नहीं है, पर उसकी भी सिफात हैं जो हम सब आपस में दोहराते रहते हैं। जैसे अल्लाह की एक सिफत है कि वो सुनने वाला है, यानी दुआओं का सुनने वाला है, और इंसानों में भी ये सिफत थोड़ी सी होती है कि वो दूसरों की सुन लेता है, लेकिन कितनी सुनता है? जो इंसान दूसरों की बड़े गौर से सुनता है और ज़्यादा सुनता है, तो ये खुदाई सिफत है जो वो इंसान अपने अंदर बढ़ा रहा है कि वो दूसरों के दुख दर्द को सुनता है। और जब कोई हमें आके कुछ कहता है और हम हाँ कहते हैं, तो ये एक बड़ी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा होता है, ये खुदाई सिफत का मुज़ाहरा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा फ़ौरी हाँ कहना भी हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता, क्योंकि दूसरे हमसे कुछ ना कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं, हैगलिंग और हैसलिंग करना चाहते हैं, और जब हम फ़ौरन हाँ कह देते हैं तो वो बहुत बदमज़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दुकानदार के पास गए हैं और कोई शर्ट ख़रीदना चाहते हैं और आप उसे कहते हैं कि ये शर्ट कितने की है, वो कहता है कि जी ये 2000 की शर्ट है, आप कहते हैं भी मैं तो 1400 रुपये दूँगा, वो कहता है कर दो। अब आपके दिल में क्या होगा? मैं और कट कह देना, 1000 कह देता। अगर ये तो इसको तो ये भी कहा जाता है निगोशिएटर्स वर्स्ट नाइटमेयर के मैंने पहली ही बात कही और मान ली गई, पता नहीं मैं और कहता तो कितना मान लेता। अच्छा मैं आपको बताऊं जी, मेरे एक दोस्त हैं सर, वो अक्सर मुझे खाने की दावत देते हैं, मैं अक्सर रद्द कर देता हूँ। अच्छा अब वो और इश्तिहाद से और प्यार से कहते हैं कि नहीं नहीं ये होना चाहिए है नदीम साहब, तो कहते हैं थोड़ा सा लाइट सा हो जाए, मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं बाद में, तो वो उससे अच्छा रहता है। हाँ ये हैसलिंग और हैगलिंग जो है, जैसे माँ बाप बड़ा उधार खाए रहते हैं इस बात पे कि औलाद ने कुछ कहा, हाँ जी, तो बच्चों को वो मौका नहीं देते कि थोड़ा बहुत वो बार बार कहें, कि थोड़ा बहुत ज़िद करें, तो उन्हें मौका देना चाहिए बच्चों को भी। यानी बच्चे ने ज़रा सा भूख का एहसास किया तो माँ जो है भाग दौड़ करना शुरू कर देती है, तो छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सब्र सिखाने के लिए आप थोड़ा सा उन्हें इंतज़ार करा सकते हैं। मैं बताऊँ ख़वातीन में ये एलिमेंट बड़ी कामयाबी से पाया जाता है। कभी भी कोई लड़की कभी भी किसी लड़के को एकदम हाँ नहीं बोलती। एग्जैक्टली। तो ये हमें भी सीखना चाहिए, मर्दों को भी ये बात सीखनी चाहिए कि एकदम से हाँ ना बोलें किसी भी मामले में। तो ख़वातीन का ये जो एक ख़ास हुनर है कि वो कभी भी एकदम हाँ नहीं बोलती, लेकिन उनमें एक मसला भी है कि जब वो एक दफ़ा हाँ बोल देती है ना, तो फिर वो बिल्कुल बेदाम गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती है। थोड़ा सा एल्यूसिव ख़वातीन को रहना चाहिए, यानी थोड़ा सा हाथ से निकलता हुआ, थोड़ा सा ऐसा एहसास बाकी रहना चाहिए। मर्दों की जिबिल्लत में यह है कि वो अपने शरीके हयात को कुछ ना कुछ मनाना चाहता है, और जो खातून उसे ये मौका नहीं देती तो फिर वो साहब ये मौका कहीं और तलाश कर। अच्छा इससे पहले कि डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूं, मिस हिरा जो हैं उन्होंने कोई आपसे आज सवाल नहीं पूछा, जबकि ये पूछना चाह रही थी, प्रोग्राम से पहले कहनी थी मैंने सवालात पूछने, तो मिस हिरा आपका सवाल अभी भी पेंडिंग है। सर आप डिस्कशन कंटिन्यू करें, मेरे जहन में आएगा तो मैं पूछ लूँगी। चलें ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा ज़रा सवाल जो है ना बड़ा सा सवाल है। बड़ा इसलिए सर कि हम टेलीविज़न देखते हैं, मीडिया पे बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही होती है, ख़ास तौर पे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, और कभी कभी मैं ये सोचने लगता हूँ कि इस टीमिंग मिलियंस में 220 मिलियन में पाकिस्तान में
कोई अच्छे लोग भी हैं या नहीं, क्योंकि जो हमारे अच्छे लीडर्स थे, हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, हमारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर वी लुक अप टू देम, सारों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, सबके मुतालिक कह रहे हैं इसने ये बुरा किया है। अब सिर्फ फरिश्ते तो मैं कहाँ से इस लाएँ? तो अगर हम हर आदमी को बैशिंग करते हैं, हर किसी को बुरा, तो कह तो रिजाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में कोई अच्छा शख्स है ही नहीं, और ये नेशन के मोराल के लिए बहुत बुरा है। देखिए, ये हम शब व रोज़ टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान एक दूसरे की बैशिंग कर रहे होते हैं, लोग एक दूसरे के नकाइस गिनवा रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे तो हद हुई पड़ी है ना, यानी चूँकि नई नई आज़ादी मिली है तो ये एक हाइड पार्क की तरह है। सियासत भी क्रिकेट की तरह होती है, जिसमें या तो कोई फास्ट बॉलिंग करके मुखालिफ को तहस नहस कर देता है, या फिर कोई बैट्समैन रन्स जोड़ता है। तो सियासत में भी कुछ लोग जो है बैटिंग करते हैं और वो रन्स जोड़ते हैं और अपने रन्स पे तकिया करके अपनी ग्राफ्टिंग करते हैं इनिंग की। और कई लोग जो हैं वो एक ऐसा डेवस्टेटिंग स्पेल कराते हैं कि जिससे अगले बंदे को तबाह हो बर्बाद करके रख देते हैं। तो ये दुनिया भर में सियासत में इस तरह चलता है, लेकिन ओवरऑल कुछ तशवीशनाक सूरत हाल तो है कि हमारा एक इतना खूबसूरत मुल्क है जो 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि एक आज़ाद मुल्क है, दुनिया में बेहतरीन जगह पे है, और इसमें एक वक्त में बड़े खूबसूरत मौसम होते हैं, इनमें पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, दरिया है, समंदर है, किसी शय की कोई कमी नहीं है, और इंसान है जो बड़े ज़हीन हैं, दुनिया में नाम पैदा करते हैं। पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो आपको अच्छे कारनामे अंजाम देते नज़र आते हैं। उन्होंने दूसरे माशरों के अंदर तामीर का काम किया है। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये ज़रूर है कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ 20 मुल्क हैं जो कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में वीज़े के बग़ैर आने देते हैं, और बाकी 200 के करीब मुल्क हैं जो रुकावटें खड़ी करते हैं। उनमें से कुछ मुल्क ज़्यादा रुकावटें खड़ी करते हैं, कुछ कम रुकावटें खड़ी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम दुबई कहते हैं, इनके लोगों को दुनिया में जहाँ भी जाएं दीदा व दिल फरशेरा किया जाता है। तो ये एक पैमाना हो सकता है कि न्यूजीलैंड के लोग जहाँ जाएं उनके लिए दरवाज़े खुल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग जहाँ जाएं उनके लिए दरवाज़े खुलते हैं, लेकिन क्यों हम जहाँ भी जाएं तो हमारे लिए लोग दरवाज़े बंद रखना चाहते हैं, वीज़ा दे के फिर एयरपोर्ट पे भी इंटरव्यू करते हैं। तो हमें इस पैमाने को देख लेना चाहिए कि आखिर सारी दुनिया हमसे ख़दशात में क्यों मुब्तला है, तहफ़्फ़ुज़ात उनको क्यों हैं। तो क्या हमारा परसेप्शन ठीक नहीं या हमारी रियलिटी ठीक नहीं? हमें ये ज़रूर जांचना होगा और हमें डिनाइल से निकलना होगा। और मैं समझूंगा कि उस दिन हम पाकिस्तानी अपने आप पे फ़ख्र कर सकेंगे, अपने आप पे नाज कर सकेंगे, जब हमारा पासपोर्ट काफ़ी होगा दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए। अगर हम ये कोशिशें जारी रखेंगे कि किसी जहाज़ की दुम के साथ लटक के किसी न किसी तरह किसी मुल्क में पहुंच जाएं, या बहरी जहाज़ों में सामान में छुप के कहीं पहुंच जाएं, या आबदोज़ों के ज़रिए कहीं पहुंच जाएं, अपनी जान को भी ख़तरे में डालें और दूसरों के मुआशरों को भी ख़तरे में डालें, तो थोड़ा हमें अपना हाउस इन ऑर्डर ज़रूर करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, एक बैशिंग जो जनरली की जाती है कि हम हैं ही बहुत बुरे, हम हैं ही बहुत बुरे, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपना सिक्का मनवाया है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त यूके और यूएसए से पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स एग्ज़िट कर जाएं तो उनका निज़ाम एक ही दिन में कोलैप्स कर जाएगा। हमारे डॉक्टर्स जो हैं कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, और दुनिया के बेशुमार शोबों में पाकिस्तानी अपना नाम पैदा करते हैं। और मैं ये भी बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी जो क्रीम है जी, वो किसी न किसी तरह एग्ज़िट कर जाती है मुल्क से। अमेरिका ने हमारा ब्रेन ड्रेन किया है। हमारा सबसे बड़ा शिकवा ये है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे बेहतरीन लोगों को कशिश दे के अपनी तरफ खींच लेते हैं, और हमारा मुल्क पीछे जो है वो डिप्राइव हो जाता है उनकी सलाहियतों से,
और उनके वसाइल से आज भी अगर दुनिया में जितने भी लोग जहाँ कहीं जाके पाकिस्तानी बसे हुए हैं वो किसी मिरेकल से वापस पाकिस्तान आ जाएं तो पाकिस्तान के भरपूर वसाइल होंगे, पाकिस्तान में एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पा सकता है। तो आखिरकार अगर आपकी क्रीम हर रोज़ आपके मुल्क से एग्ज़िट करती है, जैसे डॉक्टर्स हैं जितने भी लोग MBBS करते हैं उनमें से 80% या तो प्लैब करके UK चले जाते हैं या USMLE करके अमेरिका चले जाते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत सरमाया खर्च होता है डॉक्टर्स पे और दूसरे लोगों पे, और एक पासपोर्ट हासिल करके आप अपने मुल्क से निकल जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि गलती जोग्राफिया में नहीं होती, गलती खुद हम में होती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो लोग बाहर जाते हैं वो बाहर जाके मुतमिन नहीं होते। तो वो कहते हैं ना, दिल किसी हाल भी काने नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और न जाने मांगे। तो मैंने अमेरिका में, कनाडा में, UK में लोगों को खुश नहीं देखा। कहीं ना कहीं हमें उस असल मसले की निशानदेही करनी होगी जो हमें बेचैन करता है, जो हमें तकलीफ़ देता है। हमें अपनी ज़ाती और इज्तमाही तरबियत पे कुछ गौर करना होगा, और खुशकिस्मती से आज हमें तरबियत के ज़्यादा मौक़े मैसर हैं। हम गूगल पे जाके आला कदरों को तलाश कर सकते हैं, मसाइल के हल को तलाश कर सकते हैं, जिससे हमारा पर्सनल गूगल, यानी हमारा जो लाशऊर है ये हमारा पर्सनल गूगल है। तो हमारा पर्सनल गूगल अब बहुत आसानी से कनेक्शन बना सकता है गूगल के साथ, और उस कनेक्शन की मदद से हम सही और गलत के दरमियान बहुत आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि तवील तजर्बे की रोशनी में मैं कहूँगा कि सिर्फ सीधा रास्ता ही मज़े का रास्ता है। वैसे बज़ाहिर लगता है कि अगर हम कोई शॉर्टकट तलाश कर लें या कोई क्विक फिक्स तलाश कर लें या किसी जुगाड़ को हम अपने लिए कारआमद बना लें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। बहुत जल्द हम परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम पे मैं एक छोटा सा क्विज़ करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। नदीम नूर साहब, मिस शुमाइला, मिस हिरा और मिस आमना नवाज़, और अगर आप भी शामिल हो। सर, रमज़ान का महीना है, एक मुल्क की मैं छोटी सी जो है खींचना चाहता हूँ, उसकी उसका एक विजुलाइज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना, इस्लामी जमहूरिया डैश डैश डैश, और मुल्क सर इस तरह से आपने कहा तरबियत होनी चाहिए, तरबियत के मौक़े होने चाहिए और इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके ग्रीन पासपोर्ट ऐसा होगा कि हम कहीं पे भी जाएं तो इसी की बुक्कत होगी। अगर कोई एस्केलेटर से उतर रहे हैं सर, या अगर ट्रैफिक का मामला है तो एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी कर ली, एस्केलेटर से उतर रहे हैं तो सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं और जिन्होंने उतरना है वो साथ से उतर सकते हैं। अगर जो है इफ्तार का वक्त है, रमज़ान का वक्त है, कहीं पे रेस्टोरेंट है, किसी ने अपना मोबाइल अगर लगा दिया है, किसी भी जैक में लगा दिया, रेस्टोरेंट में भी लगा दिया है, तो अपना वहीं पे मोबाइल छोड़ के चला गया, उसको ये डर खौफ नहीं है कि उसका मोबाइल जो है उतार के कोई ले जाएगा। अगर जो है उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, उसको जल्दी है, मोटर बाइक पार्क कर दी है, उसके इग्निशन में लगी हुई है जो है चाबी लगी हुई है, उसने उतारने की जहमत नहीं की। अगर जो है किसी का कोई मदद करने की ज़रूरत है, अगर इशारा लाल है और सब्ज़ जो है अभी नहीं हुआ, तो रात का वक्त है या दिन का वक्त है, वो अपने उतनी देर रुकेगा। और इस तरह अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, उसका हाथ थाम के आगे लेके जाना है। अगर किसी को कुछ तोल के देना है तो वो उसको पूरा तोल के देगा। सर, ये बज़ाहिर कौन सा इस्लामी जमहूरिया नज़र आता है जिसमें रमज़ान में इतनी खसूसियात हों? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा माहौल देखने में आता है, सऊदीया में माहौल ऐसा देखने में आता है। कुछ बातों के हवाले से आपको यूनाइटेड किंगडम में भी यही माहौल नज़र आता है, अमेरिका में भी नज़र आता है। बदकिस्मती से अगर ऐसा नज़र नहीं आता तो हमारे गिरदोनुमा में ऐसा नज़र नहीं आता। सर, मैं ये नक्शा जो खींच रहा था, ये बैन ही नक्शा इस्लामी जमहूरिया जापान का है। अब ये इस्लामी जमहूरिया तो नहीं है, माजरत मैं चाहता हूँ, मगर ये जापान का नक्शा, और ये उनके बचपन से उनमें ये चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं, बच्चों में ये इनकलकेट की जाती हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो बिल्कुल ये जो मैंने कोई बात की एग्जैजरेशन नहीं की, ये ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार। मैं आपको बताऊँ कि, और सर उसके लिए रमज़ान होना भी लाजमी नहीं, वो 12 महीने ऐसी ज़िंदगी गुजार। क्योंकि जापान में लोगों को झूठ बोलना नहीं आता। वहाँ उस मुआशरे में इतनी चीज़ें ईजाद हुई हैं, इतनी महारतें हुई हैं,
अभी तक उस मुआशरे में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कोई बंदा अगर झूठ बोलना सीखना चाहता है तो उसे कोई मदद मिल सर उनके वज़ीर आज़म जो होते हैं, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ उन पे आ जाए दे रिज़ाइन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के लोगों के लिए दरवाज़े खुलते हैं वो जापान है। जापानी लोगों के लिए दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहाँ वीज़े की ज़रूरत हो। यानी 90% से भी ज़्यादा ममालिक उनके लिए दीदा व दिल फरशेरा करते हैं जिनके पास जापानी नेशनैलिटी होती है। सो ये हमें गेज बना लेना चाहिए। खुद साख्ता तौर पर हम अपने आप को कितना भी अच्छा कहते रहें, कितना भी तोते की तरह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहें, तो अमली तौर पर दुनिया में लोग हमसे घबराते रहें, लोग हमसे कतराते रहें, लोग रास्ता बदल लें, तो हमें इस बारे में कुछ ना कुछ सोचने की तो और सर शायद ये भी मसला है कि 70 साल किसी भी कौम के लिए डेवलप करने के लिए मुश्किल होते हैं, जबकि 1946 की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो था वो टोटली एनालेट हो गया था। उसमें 2 बड़े शहरों में धमाके हुए एटम बम के, और ये नेशन जो थी क्रिपल कर गई थी इकनॉमिकली हर तरह से। सो आई थिंक 70 years आर मोर देन इनफ टू बिल्ड अ नेशन। वक्त से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नज़रियाती तब्दीली से है। वैल्यूज से सर इसका ताल्लुक नज़रियाती तब्दीली से है, ज़ाविया निगाह से इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक रोशनी से है, तालीम की रोशनी से है, इसका ताल्लुक साइंस की रोशनी से है। क्योंकि दुनिया में जितनी खूबसूरती साइंस की वजह से रूनुमा हुई है पिछले ख़ास तौर पर 50 साल में, किसी और एक सिंगल वजह से नहीं हुई। सो जो चीज़ क्लैरिटी के साथ हमारे सामने है वो साइंसी कदरें हैं जो अपने आप को साबित करती हैं, और वो आपके सवालों का बोझ सहती हैं। वो आपको मौका देती हैं कि अगर आप नुक्ताचीनी करना चाहते हैं तो खुल के कर सकते हैं, और अगर उंगली रखना चाहते हैं किसी चीज़ पे कि वो दुरुस्त नहीं है तो आप पे कोई कदगन नहीं है। तो साइंसी कदरों को जब हम अपनाना शुरू करते हैं तो हम बेहतर समत की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, चाहे हम ईस्ट में हों, चाहे वेस्ट में हों, या शुमाल में या जनूब में। आप कहीं से भी सच्चाई की तरफ सफ़र करेंगे तो एक ही जगह पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत, आपका सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।